आज हम चर्चा करेंगे और इन प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर मैंने 10 प्रश्न आपके लिए तैयार किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने अंत में दिए हुए हैं, बीच बीच में भी हम इन प्रश्नों के उत्तर के ऊपर जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न, व्यक्तित्व का पहला सकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, यानी किसने किया, तो ये बताना है। तो सबसे पहले सकारात्मक वर्गीकरण जो व्यक्तित्व का, सबसे पहले आपको पता होगा व्यक्तित्व के प्रकार शेल्डन ने भी बताए थे, क्रैशबर्न ने भी बताए थे, आलपोर्ट ने भी शील गुणों के माध्यम से बताए थे, जिसमें ऑर्डिनल और सामान्य इस तरह से शील गुण उन्होंने बताए थे। तो इनके साथ ही रहे थे कैटल। तो सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था हिप्पोक्रेट्स ने। किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने। 400 ईसा पूर्व इन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे, जिसमें मेलेनोकॉलिक बताया था, सैंग्विन बताया था, कॉलरिक बताया था और एक फ्लैग्मेटिक बताया था। इस तरह से इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2, नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जनक हैं। नव मनोविश्लेषणवाद, यहां पर देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत अगर पूछते तो हमें पता था कि सीधा इसका उत्तर क्या होता, सिगमंड फ्राइड होता, पर यहां पर पूछा गया नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड के 2 शिष्य थे, कार्ल युंग और एडलर। ये दोनों सिगमंड फ्राइड के शिष्य रहे हुए और इन्होंने ही नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की अवधारणा दी और उसमें सहारा जो लिया गया वो सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का ही सहारा लिया गया था। और कार्ल युंग और एडलर के साथ में कैरन हॉर्नी और एरिक्सन भी इनके साथ ही रहे हैं। आपको बता दूं कि एडलर जो है इन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व शब्द दिया था। व्यक्तित्व शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो वहां उत्तर होगा आपका एडलर। और एडलर की ही बहुत प्रसिद्ध डेफिनेशन है कि मध्यम जन्म क्रम का बच्चा जो है वो बहुत अधिक सामाजिक होता है। ये एडलर की डेफिनेशन है। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत किसने दिया? फ्रॉवेल नहीं है, एरिक्सन ये भी नहीं है, हेनरी मुरे ये उत्तर है इसका, हेनरी मुरे। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत किसने दिया? हेनरी मुरे ने दिया। हेनरी और मुरे 2 वैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत दिया। अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया, मोटिवेशन के संदर्भ में अगर पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। और अब्राहम मैस्लो का एक सिद्धांत भी बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा, आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत, जिन्होंने उस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बहुत सारी आवश्यकताएं बताई थी, 5 मुख्य आवश्यकता बताई थी, जिसमें सबसे पहले इन्होंने जो है शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे पहले तवज्जो दी थी। उसके बाद में मैस्लो का पिरामिड भी इन्होंने बनाया था, वो अब्राहम मैस्लो ही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी व बहिर्मुखी सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का अंतर्मुखी व बहिर्मुखी सिद्धांत, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो ही आता है तो आपने पढ़ रखा है अगर मनोविज्ञान, तो इसका सीधा उत्तर है युंग और युंग, या फिर उसका दूसरा नाम ले तो जुंग। अंतर्मुखी बहिर्मुखी के साथ साथ इन्होंने एक और प्रकार बताया, उसका नाम है उभयमुखी। इन दोनों का मिक्सअप ले, अगर अपन मिश्रित करें इन दोनों को कॉमनली ले तो उभयमुखी कह सकते हैं। अंतर्मुखी के अंदर वे बालक सम्मिलित होते हैं जो एकांतवासी होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और अधिक सामाजिक नहीं होते हैं, जिनके मित्र भी बहुत कम होते हैं, वो अपने आप में जो वो है वो लीन रहते हैं। फिर बहिर्मुखी के अंदर वे लोग सम्मिलित होते हैं, वे बालक सम्मिलित होते हैं जो पढ़ने में तो सामान्य होते हैं परंतु बहुत अधिक सामाजिक होते हैं और उनके मित्र भी बहुत ज्यादा होते हैं और टोली में, ग्रुप में वो विश्वास रखते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी जो है वो इन दोनों का मिश्रण हो जाएगा। तो व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा युंग। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया? तो 2 शब्द आ गए यहां पर, गत्यात्मकता और स्थलाकृति। तो इसका सीधा उत्तर है सिगमंड फ्राइड, क्योंकि गत्यात्मकता स्थलाकृति पक्ष की बात करें तो सिगमंड फ्राइड इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन कौन सी है? आपको पता होगा व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी विधि में सबसे पहले बताया गया था IBT हैरिंग ब्लॉक टेस्ट जो हार्मन रोर्सा का, और उसके बाद में देखो तो आप TAT देखो, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT की CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट यानी बालक का अंतर्बोध परीक्षण। उसके बाद में FWAT फ्रांसिस गोल्टन का है। इसके बाद स्नेडमैन का चित्रपूर्ति परीक्षण है और SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण है। PPT देखो रोजनविक का है। तो बहुत सारे ऐसे परीक्षण वो जो प्रक्षेपी विधियों से रिलेटेड व्यक्तित्व के, और अप्रक्षेपी विधियों में कौन कौन से आते हैं? साक्षात्कार आता है, रेटिंग स्केल आती है, उसके बाद में आप केस स्टडी आता है। तो यहाँ पर देखिए साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो अप्रक्षेपी विधि है। निर्धारित मापनी यानी कि रेटिंग स्केल जो है वो भी अप्रक्षेपी है।
व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि यानी कि केस स्टडी मेथड जो है वो भी अप्रक्षेपी है, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण यानी कि FWAT, और इसके प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन, इसका उत्तर है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 7, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र किसमें सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, ये नहीं है इसका उत्तर। थकान दूर करने में, ये भी नहीं है। दबाव से निपटने में, बिल्कुल दबाव से निपटने में हमारा रक्षा तंत्र जो है वो सहायता प्रदान करता है, इसके लिए जो है उपयोगी साबित होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। दिवा स्वप्न जो है ये प्रश्न एक्चुअली में एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। दिवा स्वप्न जो है कल्पना तरंग, ये रक्षा युक्ति है। दिवा स्वप्न, कल्पना तरंग, या फिर हम दिन में सपने देखते हैं, जो ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं हो सकते। बहुत सारे कहते हैं कि हम चांद ला देंगे, हम सितारे तोड़ देंगे, वो कर देंगे, तो इसे दिवा स्वप्न से रिलेटेड होते हैं। तो दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति अत्यधिक किन में पाई जाती है? तो सामान्य बालक नहीं है इसका उत्तर। प्रतिभाशाली नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक तो हमेशा वही स्वप्न देखेंगे जो पूरे हो सकते हैं, वो दिवा स्वप्न नहीं कह सकते हम उन्हें। और अत्यधिक पूछा है यहाँ पर, तो डायरेक्टली जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस प्रश्न को, उस ऑप्शन को, उस उत्तर को हमें टारगेट करना है। तो स ऑप्शन देखिए इसका, अपराधी बालक में, बिल्कुल अपराधी बालक में अंदर दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। और इस अपराधी बालक के अपराध करने के जो कारण माने जाते हैं उसमें एक कारण मुख्यतः उसका दिवा स्वप्न भी माना जाता है, क्योंकि वो भविष्य के प्रति ऐसा सोचता है कि मैं वो कर लूंगा, मैं वहां कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, जो कभी लगभग असंभव सा होता है, और उसी के चलते वो अपराध को जो है वो अंजाम देता रहता है। तो अपराधी बालक में दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। इस प्रश्न को नोट करना है क्योंकि ये CTET में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो जब कभी आप व्यक्तित्व पढ़ने जाएंगे, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे आप, तो व्यक्तित्व सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। बिल्कुल, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? मुखौटा। तो ये लैटिन वर्ड है, और पर्सनैलिटी, पर्सोना से बना है पर्सनैलिटी, और व्यक्तित्व इस तरह से शब्द बनता है। तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हो, जिसका अर्थ क्या है? मुखौटा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, व्यक्तित्व व बुद्धि में